हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद हैं भाई। तो देखिए, मैंने प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के बारे में हमने टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। प्रकाश का परावर्तन की कुछ घटनाएं बताई थी, जो कि प्रकाश का परावर्तन हम दर्पण के द्वारा भी देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो दर्पण होगा। लिखा नहीं है, मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं इसे मिरर। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण समझेंगे, दर्पण होती क्या चीज है। दर्पण दर्पण के लिए देखो, एक प्लेन कोई भी कांच लिया जाए जिसके आर पार देखा जाए, हम कह सकते हैं पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी कोई कांच होगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो उसे तो कहेंगे हम क्या? मिरर, मतलब अपारदर्शी कांच। पारदर्शी कांच। जब उस पर हम कोई पेंट वगैरह कर देते हैं, कोई पॉलिश वगैरह कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड की हो या चांदी की हो, कोई भी हम लेयर की लेयर चढ़ा दें उसकी दूसरी साइड, तो वो पारदर्शी से अपारदर्शी बन जाएगा। और जब अपारदर्शी बन जाएगा तो उससे क्या बनेगा कि इमेज बनने लगेगी उसके अंदर। जैसे कि आप अपना फेस देखते हैं तो उसके अंदर आपकी इमेज बनती है। तो जैसे आपकी इमेज बनती है तो क्या होता है कि वो इमेज हमारे उस पेंट या पॉलिश की वजह से बनती है। पेंट या पॉलिश की वजह से वो इमेज बनती है, जनरेट होती है। Sorry। तो आज जो अपना टॉपिक है वो दर्पण है। दर्पण कैसे बनेगा ये बताऊंगा। जैसे कि आपने बॉल को लिया, बॉल को लेने के बाद बॉल को बीच में से काट दो, तो दो हिस्से प्राप्त होते हैं। बॉल के दो हिस्से, दो कटोरे से प्राप्त होते हैं। मान के चलो ये है कोई बॉल, और वो भी कैसी है? कांच की है। मैं ये बॉल बना रहा हूँ, ये कैसी है? कांच की है, पारदर्शी कांच की है। और ये भी मैंने शायद एक और बना दी। हमें इस प्रकार से क्या है, हमें ये दो बोले मान ली मैंने, दोनों कांच की हैं। वो कैसी हैं? खोखली हैं। अंदर से कैसी हैं? कांच की खोखली हैं। इन पे हम कट लगा दें इस तरह से। कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद अभी तो ये पारदर्शी ही है ना, पारदर्शी है और खोखली है। अब हम क्या करेंगे भाई? इसे पेंट करेंगे। किन किन कंडीशन में पेंट कर सकते हो? या तो आप बाहर की तरफ पेंट कर सकते हैं, या आप अंदर की ओर कर सकते हैं, तो अंदर की ओर दिखा रहा हूं। या तो पॉलिश बाहर की ओर होगी, या पॉलिश अंदर की ओर होगी। ठीक, कितनी बात समझना आपको? या तो इस दर्पण की पॉलिश बाहर होगी, या दर्पण की पॉलिश अंदर होगी। और कोई कंडीशन ऐसी है बोलो, इसकी हम कहीं और कर सकते हैं पेंट? इधर भी कर सकते हो बाहर, इधर भी कर सकते हो अंदर। कटने के बाद दो शेप मिलेंगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक में ही कर दोगे दोनों चीज। कटने के बाद दो कटोरी प्राप्त होंगी, उन दो कटोरी की बात कर रहा हूँ। अब कुछ चीजें मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ भाई। ये तो क्या करूंगा इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास कह दो, इस रथ का तो व्यास हो जाएगा। और दर्पण का हम इसे द्वारा कहते हैं, है ना। ये केंद्र हो गया, ध्रुव, यहाँ ध्रुव हो जाएगा कोण। और ये मुख्य अक्ष होगी इस तरह से। ये मुख्य अक्ष इस तरह से इसके अंदर खिंची हुई बिल्कुल बैठी। ये टॉपिक भी आगे पढ़ाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पढ़ाया जाए। तो देखो, जब पेंट हम बाहर की तरफ करते हैं तो बनता है ये अवतल, अवतल दर्पण। और जब यहाँ पे हम अंदर की ओर करते हैं तो बनता है ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसे बोलते हैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो आज हमारा टॉपिक था दर्पण, और दर्पण के अंदर ये दोनों भी मुझे पढ़ाने हैं दोनों। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और उससे पहले क्या है दर्पण। तो अगर हम दर्पण की परिभाषा देखना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। या कह सकते हैं गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए, गोले के कटे, खोखला गोला है कोई कांच का, उसके कटे हुए, ठीक है, दो भाग बने, कटे हुए भाग होते हैं। दर्पण क्या होते हैं? एक कांच का खोखला गोला है, उसके कटे हुए दो भाग होते हैं।
दो भाग हमारे हाथ में आते हैं, जिनके एक तल पर हम या तो अंदर की तरफ या हम बाहर की तरफ क्या करेंगे भाई, पॉलिश करेंगे। या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। वो पॉलिश चांदी की हो सकती है, पारे की भी हो सकती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ हम लाल रंग का आयरन ऑक्साइड भी इस पर हम कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, ठीक। और जब हम एक साइड पेंट कर देते हैं इसमें, तो दूसरी साइड तो ऐसी बची खाली, दूसरी साइड खाली होगी, उस तरफ तो पेंट नहीं किया, तो वो कैसी होगी, चमकदार होगी, चमकीली होगी, जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं भाई, ठीक है। चलो, तो दर्पण की परिभाषा हो गई। दर्पण किसी गोलीय कांच के वह दो भाग होते हैं, कांच के वह दो भाग होते हैं, कांच के वह दो भाग होते हैं, जिनकी एक सतह पर या जिनकी एक सतह पर पॉलिश की जाए। जिनकी एक सतह पर क्या कर रहे हैं, पॉलिश की जाए। तो पॉलिश किस किस की हो सकती है भाई, चांदी की भी हो सकती है। ये जो पॉलिश है इसका नाम दे रहा हूं मैं, ये पॉलिश हमारी चांदी की भी हो सकती है, पारा की भी हो सकती है, पानी की, और लाल रंग के आयरन ऑक्साइड की भी ये हो सकती है। तो दोगले कांच के वह भाग होंगे जो कटने के बाद हमें दो कटोरे प्राप्त होंगे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दर्पण कह रहे हैं। वो दर्पण जब कह रहे हैं ये पेंट करने के बाद, ये आप अगर आप देखें तो ये हाई स्कूल लेवल को पढ़ाया जाए तो केवल उतना ही पढ़ाया जाए, ठीक। अगर यहाँ पे हम इंटर लेवल की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात और बढ़ जाती है कि जब हम दर्पण वहां पे इंटर लेवल को पढ़ाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अलग पढ़ाया जाता है। कैसे, दर्पण को वहां पे दो प्रकार की बांटा जाएगा, एक तो गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। पढ़ा है अगर आपने, किसी को पढ़ा होगा, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं ये वाले, समझ गए। गोलीय दर्पण दो प्रकार की है, दर्पण दो प्रकार की, ये हाई स्कूल में बताना होगा। इंटर लेवल को नहीं देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि दर्पण दो प्रकार के हैं। दर्पण दो प्रकार के हैं, अगर कोई उनका नाम पूछेगा आपसे, ठीक है, इंटर वालों में बता रहा हूँ कि वो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण नाम लेंगे। हाई स्कूल वाले डायरेक्टली ये बोलते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल और एक अवतल। ये हाई स्कूल, उत्तल और एक अवतल, दो प्रकार के दर्पण हम हाई स्कूल लेवल में देखते हैं। अगर इंटर में 12th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे ये दो प्रकार के बताए जाते हैं। उन दोनों प्रकार के नाम ये हैं, गोलीय और एक समतल, स्फेरिकल और एक सिलेंडर। पर हम यहाँ पर और स्कूल के साथ साथ इंटर की चीजें बता रहा हूँ, आप समझ से चलना, इसको समझ में आ गया होगा आपके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर दर्पण हाई स्कूल वाले हैं तो ये बताएंगे कि दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल दो प्रकार प्राप्त होते हैं। क्यों बोले, कलर करने के बाद में, यहाँ पे कटिंग करने के बाद दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय और एक समतल। कैसे, ये लाइन है, ये भी जो लाइन है, जो हिस्सा काटा होगा आपने, जो भी हिस्सा काटा होगा उसकी कुछ तो मोटाई कम होगी। वहां पे चलो ये लाइन है, वहां से ये लाइन काटी होगी, इस किनारे पे से कुछ तो कांच कम हुआ होगा। देखो ऐसे अब इसे बिठा रहा हूँ, ये इस तरह से गोले हट गए होंगे। तो अगर इतना मोटा भी काटा है, इतना मोटा भी काटा है, तो एक एक मिनट प्राप्त होगा इस तरह से, एक इस तरह से मिरर प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि दर्पण से दो प्रकार के गोली दर्पण प्राप्त होते हैं। एक गोलीय वाला, इसमें आधी शेप बनी होगी गोल गोल, और एक बिल्कुल सेम होगी, प्लेन होगी, बिल्कुल डंडे टाइप की होती है। तो इस प्रकार से हम गोलीय और समतल दो प्रकार के बताएंगे 12th वालों के लिए, और हाई स्कूल वालों के लिए केवल दो प्रकार के हैं, उत्तल और एक अवतल दर्पण। अब अवतल और उत्तल दर्पण की बात हम करते हैं। क्या होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है अवतल। अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, कौन के मिरर, तो आप कह सकते हैं वह दर्पण, सुन लो, लिखो या मत लिखो, केवल सुनो, सुन के ही चीजें याद हो जाती है। अब पहला हम क्या लिखेंगे अवतल दर्पण की,
वह दर्पण आप लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश की जाए तथा दबे हुए तल को या अंदर वाली सतह को परावर्तक बनाया जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि अगर हम इस दर्पण की बात करें, मैं ये हटा रहा हूं, अब हम दर्पण की बात कर रहे हैं अवतल वाले की, तो इधर की साइड से तो प्रकाश का परावर्तन होगा ही ना, इधर तो पेंट किया हुआ है, मतलब लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी ना। अंदर की तरफ पेंट नहीं है तो क्या करते हैं, लाइट इस तरह से आती है और टकराने से निकल जाती है। समझ गए भाई, इस तरह से लाइट आएगी और टकराने के बाद इधर वापस निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। जिसकी बाहरी सतह पर पॉलिश की गई हो, ऊपरी सतह पर पॉलिश की गई हो, तभी हुए तल को परावर्तक तल बनाया जाए, इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा आ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा होती है, आप जैसे अवतल की बनाई थी वैसे ही इसकी उत्तल की बना लो। ऐसा नहीं कि जो हम याद करा रहे हैं वही याद करो, अपनी समझदारी से भी कुछ भी तो तुम बना सकते हो इसकी परिभाषा। क्या बनाओगे कि वह दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश की जाए तथा ऊपरी सतह को परावर्तक बनाया जाए। ऊपरी सतह बाहर वाली है, यानी बाहरी सतह को हम क्या बना रहे हैं, परावर्तक बना रहे हैं। इसमें प्रकाश किरण इस तरह से आएगी, इस तरह से परावर्तन चलेंगे। इधर से तो प्रकाश का परावर्तन होगा ना, इधर की तरफ से होगा प्रकाश का परावर्तन। जब अंदर बाहर की तरफ से परावर्तन होगा तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा भी हो गई, वह दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश की जाए तथा उभरी हुई सतह को परावर्तक बनाया जाए, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता। आई बात समझ में, बोलो भाई, कुछ बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अवतल और उत्तल क्लियर हो गया। अवतल और उत्तल दर्पण एकदम क्लियर है। अगर दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों क्लियर हो चुके हैं, तो हम आगे बात करते हैं। कुछ दर्पण की मुख्य परिभाषाएं होती है जिन्हें हमें बताना होगा, जैसे कि मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्र केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहेंगे, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, ये चलिए आगे समझिए। अब आगे की चीज क्या है, आगे मैं दर्पण से ही निकालूंगा सब। देखो ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। अभी मैं फिलहाल किसी एक तल को लेकर चलूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाता रहूंगा कौन सा दर्पण क्या है, ठीक है। ये गोल नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा हमेशा इसे समझने में केवल मान लेंगे कि हाँ ये गोला है, थोड़ा बनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है भाई। आप कह रहे हैं एक बात है, अच्छी बात है। ये गोला हो गया और इस गोले के एक साइड या तो अंदर या बाहर पॉलिश कर लूं, कोई दिक्कत किसी को, है कोई दिक्कत नहीं। चलो काट ले पहले, ये काट ले। एक ही चीज समझा चलूंगा, जब ये सर्किल बनाया होगा तो इसका केंद्र भी होगा यहाँ कहीं। तो पहली परिभाषा तो ये बनती है वक्रता केंद्र, इसका नाम होता है वक्रता केंद्र, जिसे हम लिखते हैं P से। सही है, पहली हो गई वक्रता केंद्र। दर्पण के केंद्र भी हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दर्पण के वक्रता केंद्र से हमने इधर दूरी ले ली, इधर पेंट कर देना बाहर की तरफ, जिसे समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है। ये आप बताओ जल्दी से फटाफट से कमेंट करके कि जब मैंने पॉलिश इसके बाहर की है तो कौन सा दर्पण है, अवतल है तल है, जल्दी बताओ। जब मैंने इसके बाहर पॉलिश किया है तो ये बताओ कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है उत्तल है, बोलो जल्दी से। लिख दिया, चलो लिख दिया तो अच्छी बात है। अब मैंने ये समझाया था दर्पण से यहाँ तक की दूरी ये होती है हमारी द्वार, यानी कि हम सेकंड परिभाषा द्वार भी कह सकते हैं, दर्पण का द्वार, जिसे हम एम से लिखते हैं ना, एम एम डैश नाम देते हैं इसका, ऐसे एम एम डैश, ये द्वार बन जाए। इसे हमने नाम दे दिया सी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये जो लाइन बनकर तैयार होती है इस तरह से पार निकल जाती है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष।
थर्ड निकल आएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हमेशा या तो दर्पण के केंद्र, सॉरी हमेशा क्या जाती ही है, दर्पण के केंद्र से जाएगी। मुख्य अक्ष हमेशा दर्पण के वक्रता केंद्र से ही जाती है, कहीं और से नहीं जाएगी। जहां पर ये लाइन इस दर्पण को काटती है, दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण को जहां पर ये लाइन काट रही है इसे बोलते हैं हम ध्रुव। दर्पण का ध्रुव यानी पोल, दर्पण का ध्रुव इसे लिखते हैं हम ई से। मुख्य अक्ष को आप नाम किसी से भी दे सकते हो, ठीक है, एक्स एक्स डैश मान लो चार। आगे ये आ गया भाई ध्रुव। अब वक्रता केंद्र सी से ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये भी सर्किल है, सर्किल त्रिज्या होगी ना, तो 5 में निकल कर आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र के साथ साथ निकल कर भाई वक्रता त्रिज्या, और इसे लिखते हैं हम कैपिटल आर से। सही, कैपिटल आर से हम इसे लिखते हैं। एक और चीज है क्या कि वक्रता ध्रुव और केंद्र के बीच में एक पॉइंट होता है एफ, जिसे बोलते हैं हम फोकस बिंदु। छठी परिभाषा निकल के आती है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु जिसे हम किससे लिख रहे हैं, एफ से लिखते हैं, फोकस बिंदु। सही। अब ये परिभाषा देखो कैसे बनेगी। दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। द्वारा को दर्पण के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी को हम कहते हैं द्वारा। मुख्य अक्ष कहते हैं जो ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर निकलती है, ध्रुव कहलाएगी मुख्य अक्ष। आगे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होगा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जो है ये वाला, ये ध्रुव कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इसे आर से लिखते हैं। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु ये एफ है। वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है बिंदु एफ, जिसे बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का मतलब होता है कि जहां पर लाइट रे आती है और आने के बाद टकराती है, टकरा कर इस पे ऐसे करके निकल जाती है, और जहां पर ये काटती है वहां पे बनता ही है वस्तु की इमेज बनती है। वहां पर वस्तु की क्या बनती है भाई, इमेज बनती है। एक बात याद रखोगे, चलो मैं आपको इसकी इमेज बना के दिखाता हूँ, ये बात याद रखना ठीक सभी। पर देखो ये वाली बात याद होनी चाहिए, फोकस बिंदु जो होगा वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही होगा। अब ये परिभाषा आप नोट कर लो, जो बात समझ आती है उसे दोबारा से वीडियो देख ले करो, समझ में आ जाएगा। इतना याद रखो जितना समझा रहे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बाल 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 पढ़ने को पढ़ते रहो किताब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जितनी जानकारी ज्यादा होती है उतना में लाभ मिलेगा। अब मैं इमेज बना के दिखा रहा हूँ जो किस तरह से काम करते हैं, दर्पण किस तरह से काम। अगर मेरे पास ये अवतल दर्पण है और मैंने इस पर पॉलिश करने के बाद ये हो गई मुख्य अक्ष। अगर कोई लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, याद रखना इस चीज को, इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इस मुख्य अक्ष ना इसके समांतर आ रही है प्रकाश किरण, आई टकराने के बाद हमेशा फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है, और इसका पॉइंट कहीं ना कहीं सी होगा और ये पी होगा। कितनी भी लाइट पे डाल लो आप, अगर आपने इधर से डाल दी तो ये भी एफ से होकर जाएगी। ये बात ध्यान रखोगे सभी, इस बात को दिमाग में डाल लेना अपने। अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा तो वो भी फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो वो भी फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी। दिखाने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी हटा बचा के खींच रहा हूँ, ठीक है ना, तो पता चले कौन सी कहां, सब इस फोकस बिंदु पर ही आकर टच करेंगे। जब भी कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु एफ से होकर जाती। ये तो हो गया उत्तर की बात। अब बात करते हैं उत्तर में किस तरह से काम करेगी। उत्तर में हम अंदर की ओर करेंगे ना, हाँ जी अंदर की ओर करेंगे, लोअर अंदर की ओर करेंगे। एक पॉइंट कहीं ना कहीं सी होगा, कहीं ना कहीं एफ होगा, और ये पी होगा, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण हो गया है, दर्पण हो गया। अब इसमें क्या सिस्टम है कि यहाँ भी अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कोई भी प्रकाश किरण ले लो, कोई भी, ये प्रकाश किरण है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, जिधर से आ रही है उधर की लौट जाती है, परंतु इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
आभासी का मतलब रियल ना बनेगा, ये जाती हुई महसूस, देखो जब ये आई आने के बाद इस तरह से ऊपर टकरा रही है तो इसका रिफ्लेक्शन जो है ना पीछे की ओर दिखाई देगी, इस तरह से पीछे की ओर, पीछे की ओर जाए। अगर मैं एक और लाइन दिखाऊं तो मिलेगा कि एक लाइन और ले ली मैंने, टेढ़ी की तरीके ना, तो ये भी टकराने के बाद वापस गई होगी पीछे को, टकराने के बाद वापस गई होगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो भी इस फोकस बिंदु पर ही आता हुआ हमें दिखाई देगा। एक लाइट यहाँ डाल दो, इधर निकल गई, इसका रिफ्लेक्शन भी इस फोकस बिंदु एफ पर आता हुआ प्रतीत होगा। एक लाइट और ले लो, इसका भी प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा भाई, फोकस बिंदु एफ पर दिखाई, ध्यान रखोगे। इसमें जिधर से आ रही है इमेज उधर ही बनती है, इसमें इधर से जिधर से इमेज आती है उसके विपरीत साइड में इमेज बनती है। ये दर्पण की कहानी है उत्तल वाले की, और ये वाली है अवतल की, समझ गए पीछे, ये अवतल की है और ये उत्तल की है। जिसके अंदर पेंट किया है उसको उत्तल बोलेंगे, इसके बाहर पेंट किया है अवतल बोलेंगे। ये है दर्पण की कुछ परिभाषाएं, इनको याद रखोगे। दूसरी चीज ये है इमेज बनने की प्रोसेस। अगर हमने ये समझाया इसमें, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस बिंदु से हो जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर के, यहाँ पे अगर मैंने ये मिरर लिया और मिरर के बाहर हमने पेंट किया, तो ये मुख्य अक्ष है। यहाँ समझाया जा रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना आए तो फिर क्या होगा, बोलो उल्टी सुल्टी आएगी तो क्या होगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आए तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु एफ से ऊपर जाती है, और उसके समांतर ना आएगी तो कहाँ जाएगी, बोलो। तो ये वाली बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सोच करके, कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी। बाकी हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।